इतिहास के रोचक संसार में आपका स्वागत है दोस्तों। इतिहास पाठ में आज हम चर्चा करेंगे भारत पर यूनानियों के प्रभाव की। मेरे पास जो किताब है उसका नाम है प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, जिसे लिखा है प्रोफेसर विमल चंद्र पांडेय ने। मित्रों, वैसे तो भारत पर यूनानियों के प्रभाव की हम बात करें तो बात बहुत बड़ी हो जाएगी। हम संक्षेप में ही इस बिंदु की चर्चा करेंगे। भारतवर्ष पर यूनानियों के प्रभाव को निश्चित करने के लिए हमें इस प्रश्न को 3 भागों में बांटना होगा। पहला भाग होगा सिकंदर के आक्रमण के पहले भारत और यूनान के संबंध। दूसरा भाग होगा सिकंदर के आक्रमण के समय भारत और यूनान के संबंध। और तीसरा भाग होगा वह होगा ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी का यूनानी आक्रमण। सिकंदर के आक्रमण के पहले भारत और यूनान के बीच में कोई संबंध या संपर्क था या नहीं, इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का कथन है कि सिकंदर के पूर्व भारतवर्ष और यूनान का प्रत्यक्ष रूप से कोई संपर्क नहीं था। भारतीय अधिकांशतः बेबीलोन अथवा लाल सागर तक ही व्यापार के लिए जाते थे और वहां से उनकी सामग्री अन्य माध्यमों से दूसरे प्रदेशों में पहुंचाई जाती थी। लेकिन डॉक्टर भंडारकर का कहना है कि सिकंदर के आक्रमण के पहले ही भारतवर्ष के उत्तर पश्चिम में यूनानियों का एक उपनिवेश था और इसी के द्वारा दोनों देशों की जातियों के बीच संपर्क स्थापित हुआ। पाणिनि के अष्टाध्यायी में यूनानियों का उल्लेख है। प्रकट होता है कि सिकंदर के आक्रमण के पूर्व दोनों जातियां एक दूसरे के संपर्क में आ चुकी थीं। यूनान में पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम पाइथागोरस ने किया था। यह सिद्धांत भारतवर्ष में ऋग्वैदिक काल से ही प्रचलित था। उपनिषद काल में तो यह सिद्धांत निश्चित रूप से भारतवर्ष में प्रतिष्ठित हो चुका था। इस आधार पर कुछ विद्वान यह मानते हैं कि पाइथागोरस ने यह सिद्धांत भारतीयों से ग्रहण किया था। अतः सिकंदर के आक्रमण के पहले ही दोनों जातियां संपर्क में आ गई थी। यही नहीं, कुछ विद्वान पाइथागोरस के मांस भक्षण निषेध के सिद्धांत पर भारतीय बौद्ध धर्म और रेखागणित के उसके साध्य पर भारतीय शुल्ब सूत्र का प्रभाव देखते हैं। कुछ ने यूनानी दार्शनिक प्लेटो के अनेक सिद्धांतों पर भारतीय सांख्य दर्शन की छाप देखी है और इन आधारों पर सिकंदर के पूर्व भारतीयों तथा यूनानियों का संपर्क सिद्ध करने की चेष्टा की है। लेकिन यह स्वीकार करना पड़ेगा कि ये जो मत हैं ये पूरी तरह से असंदिग्ध नहीं है। सिकंदर के आक्रमण के समय की यदि हम बात करें तो इस समय भारतीय और यूनानी निश्चित रूप से एक दूसरे के प्रत्यक्ष संपर्क में आए। संभव है कि सिकंदर यदि पंजाब से आगे बढ़ता या वह पंजाब सिंध की विजय के बाद अधिक समय तक जीवित रहता तो उसके आक्रमण का प्रभाव भारत पर कहीं अधिक पड़ता। लेकिन उसका अभियान भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहा। वह कुल मिलाकर 19 मास तक भारतवर्ष में रहा। इस अल्प काल में भी वह तथा उसके सहयोगी यूनानी
निरंतर युद्धों में लगे रहे। परिणामतः प्रत्यक्ष संपर्क होने के बाद भी दोनों जातियों का किसी बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक आदान प्रदान नहीं हो सका। भारतवासी शीघ्र ही इस आक्रमण को भूल गए। फिर भी इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना पूर्णतः निष्प्रभावी नहीं हो सकती थी। कुछ क्षेत्रों में सिकंदर के आक्रमण ने अवश्य ही अपना प्रभाव दिखाया। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के यूनानी आक्रमण की बात करें तो इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप भारतवर्ष के एक बड़े भाग पर यूनानियों का राज्य स्थापित हो गया था। इस बार यूनानी लगभग 150 वर्षों तक भारतवर्ष के शासक रहे। यहाँ ये जो कहा गया है कि यूनानी 150 वर्षों तक भारतवर्ष के शासक रहे, ऐसी बात नहीं है। वे भारतवर्ष के कुछ हिस्सों के शासक रहे, यह कहना चाहिए। इस काल में उनका और भारतीयों का संपर्क बन गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई जाति यदि 150 साल तक किसी देश में रहेगी तो वहां के निवासियों से उसका संपर्क तो होगा ही। इस संपर्क से दोनों जातियों के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, इसमें भी कोई संदेह नहीं। टॉर्न महोदय का मत है कि भारतीयों और यूनानियों ने एक दूसरे की भाषा के बहुसंख्यक शब्द ग्रहण कर लिए। भारतीयों ने यूनानियों से ही संभवतः कलम, पुस्तक, सुरंग, केंद्र, कोण, कैंप, होरा आदि शब्द ग्रहण किए। इसी प्रकार यूनानियों ने भारतीयों से मरकट, वैदूर्य, श्रृंगवेर, पिपसी, करपाश, शर्करा आदि शब्द लिए। भारतीयों ने संभवतः यूनानी भाषा भी सीख ली थी और संभवतः मिलिंद पन्हो और युग पुराण के लेखक यूनानी भाषा जानते थे। मिलिंद पिन्हो वार्तालाप की शैली का ग्रंथ है। प्लेटो का रिपब्लिक भी इसी शैली का ग्रंथ है। संभवतः मिलिंद पिन्हो के लेखक ने यह शैली यूनानी साहित्य से ग्रहण की हो। युग पुराण में यूनानी आक्रमण का वर्णन है। कदाचित यूनानी आक्रमण का वर्णन किसी यूनानी पुस्तक में किया गया होगा। उसी ग्रंथ को पढ़कर युग पुराण के रचयिता ने अपने ग्रंथ में यूनानी आक्रमण का वर्णन किया था। लेकिन ये दोनों मत असंगत हैं। वार्तालाप की शैली भारतवर्ष में ऋग्वेद से प्रचलित थी। उसके प्रयोग के लिए भारतीयों को प्लेटो का रिपब्लिक पढ़ने की जरूरत नहीं थी। जहां तक युग पुराण की बात है, युग पुराण के यूनानी आक्रमण का वर्णन किसी यूनानी ग्रंथ पर आधारित है, यह तो पूरी तरह कल्पनाजन्य लगता है। रीस डेविड्स के अनुसार प्लेटो के रिपब्लिक के आदर्श नगर के आधार पर मिलिंद पिन्हो में आदर्श नगर का वर्णन है, लेकिन यह मत भी काल्पनिक है। भारतीय आदर्श नगर की कल्पना, आदर्श समाज की कल्पना, आदर्श ग्राम की कल्पना, आदर्श राज्य की कल्पना बहुत पहले कर चुके थे। जैकोबी ने यह मत प्रस्तुत किया है कि भारतीयों ने दोहा यूनानियों से सीखा। यह यूनानियों के हेक्सामीटर का आधार बना। तर्क यह है कि दोहा सर्वप्रथम अपभ्रंश में मिलता है। अपभ्रंश सर्वप्रथम आभीरों की भाषा थी। आभीर मीनेंडर के राज्य में अबीरिया के निवासी थे, लेकिन कीथ महोदय ने इस मत का खंडन किया और कहा कि दोहा मीनेंडर के आगमन के पूर्व ही भारतवर्ष में प्रचलित था। वेबर का मत है कि संस्कृत नाटकों का उदय यूनानी नाटकों से हुआ। यह मत दोनों भाषाओं के साम्य पर निर्भर करता है। यूनानी नाटकों में पैराडाइज होता है, उसी प्रकार संस्कृत नाटकों में विदूषक होता है। यूनानी नाट्य शास्त्र के अंतर्गत रंगमंच पर एक समय 5 पात्रों से अधिक नहीं आते थे
और यही नियम संस्कृत नाट्य शास्त्र का है। यूनानी नाट्य शास्त्र के अंतर्गत रंगमंच पर मृत्यु, अग्निकांड आदि के दृश्य दिखाना निषिद्ध था। यही बात भारतीय रंगमंच पर भी लागू होती थी। भारतीय रंगमंच पर यवनिका का प्रयोग यूनान से आया, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि यह जो साम्य बताया गया है, इसके साथ साथ भारतीय और यूनानी नाटकों में भिन्नताएं भी थी। यूनानी नाटक प्रधानतः गद्य में है, जबकि भारतीय नाटकों में गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग है। यूनानी नाटक मूलतः दुखांत होते थे, लेकिन भारतीय नाटक अंततः सुखांत होते थे। यूनानी नाटकों में तीनों संधियों का प्रयोग मिलता है, जबकि भारतीय नाटकों में इनका पालन नहीं हुआ है। तो हम नहीं कह सकते कि भारतीय नाटक हैं वे यूनान के प्रभाव के कारण है, ऐसा नहीं है। प्लूटार्क का कथन है कि सूसा नगर में यूरिपाइडीज और सोफोक्लीज नामक यूनानी नाटककारों के नाटक खेले जाते थे। इस पर कुछ विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि इस प्रकार के यूनानी नाटकों का प्रदर्शन भारत में भी होता था। मार्शल ने पेशावर में एक भग्न पात्र पाया है। मार्शल का मत है कि इस पर सोफोक्लीज के एक नाटक का दृश्य है। ब्लॉक महोदय ने दक्षिण भारत के एक गुहा द्वार पर किसी भवन के ध्वंसावशेष देखे। कुछ विद्वानों का मत है कि यह भवन एक नाट्यशाला था, जहां संभवतः यूनानी नाटक खेले जाते थे, लेकिन ये सारे मत संदेहास्पद हैं। दो बातें ऐसी हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतवासी यूनानी भाषा नहीं जानते थे, अतः उनके यूनानी नाटकों के देखने का सवाल ही नहीं उठता। भारतवर्ष के यूनानी शासकों की मुद्राओं पर दो लिपियों का प्रयोग किया गया है, खरोष्ठी और यूनानी। यदि भारतवासी यूनानी समझते होते तो फिर मुद्राओं पर एक ही लिपि का प्रयोग होता, यूनानी लिपि का। भारतीय लिपि खरोष्ठी के प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर अपने 150 वर्ष के शासनकाल में यूनानियों ने एक भी शिलालेख ऐसा नहीं खुदवाया जिस पर यूनानी भाषा में लेख हो। स्पष्ट हो जाता है कि उनकी भारतीय प्रजा यूनानी नहीं समझती थी। दूसरी शताब्दी में क्रिसोस्तोम का कथन है, एक संत हुआ है क्रिसोस्तोम, कथन है कि भारत के निवासी होमर के काव्य गाते थे और उन्होंने अपनी भाषा में उसका अनुवाद कर लिया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय महाकाव्य रामायण और महाभारत के कथानक कुछ अंशों में होमर के महाकाव्यों इलियड और ओडेसी के कथानकों से मिलते हैं, लेकिन इसकी ऊपरी समता को देखकर यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि भारतीय महाकाव्य होमर के महाकाव्यों के अनुवाद या अनुकृति हैं। मिस्र के सिकंदरिया नगर में भारतीय और यूनानी दोनों रहते थे। वहीं यूनानियों ने भारतीयों से उनके महाकाव्यों के कथानक सुने होंगे और कुछ समता को देखकर उन्होंने यह अनुमान लगा लिया होगा कि भारतीयों ने अपनी भाषा में उनके महाकाव्यों के अनुवाद किए हैं। वैसे भी यदि भारतीय महाकाव्यों और यूनानी महाकाव्यों की तुलना की जाए तो भारतीय महाकाव्यों के सामने यूनानी महाकाव्य कहीं टिकते नहीं हैं। ठीक है, उनका अपना महत्व है, अपने देश के अनुसार उनकी अपनी एक प्रतिष्ठा भी है, लेकिन रामायण और महाभारत की तुलना में यूनानी महाकाव्य बहुत कमजोर रह जाते हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में भारतीयों पर यूनानियों का प्रभाव पड़ा था, यह बात मानी जाती है, विद्वान मान लेते हैं। गार्गी संगीता का कथन है कि यद्यपि यवन मलेच्छ हैं, तथापि ज्योतिष के प्रकांड ज्ञाता होने के कारण वे ऋषियों की भांति पूज्य हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में व्यवहृत अनेक शब्द यूनानी हैं, यथा केंद्र, लिप्त, होरा इत्यादि। भारतवर्ष की मेष, वृषभ आदि राशियां यूनानी नामों के रूपांतर प्रतीत होती हैं।
भारतवर्ष के ज्योतिष के 5 सिद्धांतों में 2 के नामों रोमक सिद्धांत और पोलिश सिद्धांत से प्रकट होता है कि वे यूनानियों से ग्रहण किए गए हैं। यूनानियों के प्रभाव के अंतर्गत भारतीयों ने संवतों का प्रयोग प्रारंभ किया। लेकिन मित्रों, ये सारी बातें संदेहास्पद हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान, भारतीय विज्ञान किसी भी दृष्टि से यूनानियों से कम नहीं रहा है। भारत ने ये जो बातें बताई गई हैं, मैं इनके संदर्भ में कह रहा हूँ, सब कुछ भारत से ही सीखा है। यह जरूर है कि बाद में जब दूसरी जातियों का यहाँ आना हुआ तो कुछ चीज़ें उन्होंने हमारी सीखी और कुछ चीज़ें हमने उनसे सीखी, लेकिन जो बुनियाद है दर्शन की, ज्ञान की, विज्ञान की, वह हमारी भारतीय ही है। फोगल आदि विद्वानों का मत है कि चिकित्सा शास्त्र में भी भारतवर्ष यूनानियों का ऋणी है। अपने मत की पुष्टि में ये विद्वान कहते हैं कि चरक ने वैद्य के आचार के विषय में जो नियम बना रखे हैं वे यूनानी शास्त्र हिपोक्रेटिस के नियमों से बहुत कुछ मिलते हैं। लेकिन यह निष्कर्ष नितांत संदिग्ध है। यह समता आकस्मिक हो सकती है। हाँ, समताएं आकस्मिक होती हैं। दुनिया में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग सभ्यताओं का विकास होता है और मानव की आवश्यकताएं सारी दुनिया में एक जैसी ही रही हैं। इसलिए मानव को एक जैसे नीति शास्त्र की जरूरत दुनिया के हर क्षेत्र में पड़ी है। इस वजह से समानताएं आ जाती हैं बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यदि कहीं कोई समानता स्थापित हो गई है तो वह किसी एक ने दूसरे से सीखी है, ये कुछ जरूरी नहीं है। कला में यूनानी प्रभाव दृष्टिगत होता है। दुर्भाग्य से उस समय की वास्तुकला के उदाहरण अधिक संख्या में उपलब्ध नहीं होते। तक्षशिला में प्राप्त एक मंदिर तथा कुछ अन्य भवनों पर यूनानी वास्तुकला का प्रभाव माना जा सकता है। वास्तुकला की अपेक्षा स्थापत्य कला के क्षेत्र में यूनानी प्रभाव अधिक स्पष्ट है। इस प्रभाव के अंतर्गत भारतवर्ष में जिस कला का उदय हुआ वह गांधार कला कहलाती है। कभी कभी इसे इंडो यूनानी कला भी कहते हैं। इसके विषय तो भारतीय हैं लेकिन शैली यूनानी है। इस कला का विशेष अध्ययन कनिष्क के अध्ययन के दौरान किया जाना चाहिए। मुद्रा निर्माण में भी भारतवासियों ने यूनानियों से बहुत कुछ सीखा। यूनानियों के संपर्क में आने से पूर्व भारतीय मुद्राएं बेडौल और लेख विहीन होती थीं, लेकिन यूनानी प्रभाव से वे सुडौल, कलात्मक और अभिलेख युक्त होने लगी। भारतीयों ने यूनानियों से सांचे में ढालकर मुद्राएं बनाने की कला सीखी। यूनानी शब्द द्रख्म भी भारतीय भाषा में ग्रहण कर लिया गया। मित्रों, यह बात भी संदिग्ध है। भारतीय प्रारंभ से ही सौंदर्य के उपासक रहे हैं। सुंदरता की पूजा करने वाले लोग हैं भारतीय प्रारंभ से ही। तो वे अपनी बेडौल चीज़ों को ठीक करने के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर करेंगे, माना नहीं जा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय संस्कृति के प्रभाव ने विजेता यूनानियों को जरूर कुछ बदलने पर मजबूर किया, क्योंकि उनको शासन भारत में करना था। अनेक यूनानी भारतीय धर्म को अपनाकर पूरी तरह भारतीय बन गए। मिनेंडर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। इसके अतिरिक्त हम बेसनगर अभिलेख में हेलियोडोरस का नाम पाते हैं, जो भागवत हो गया था। स्वात में प्राप्त एक कलश लेख से प्रकट होता है कि थियोडोरस नामक एक अन्य यूनानी बौद्ध हो गया था। तो मित्रों, जहाँ तक भारत और यूनान के आपसी संबंध की बात है, एक दूसरे पर प्रभाव की बात है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि संस्कृतियाँ एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि संस्कृतियों की अपनी कोई बुनियाद नहीं होती, उनका अपना कोई आधार नहीं होता। मूल आधार तो उनका अपना ही होता है और परिवर्तन उनमें विभिन्न संपर्कों के माध्यम से आते हैं। तो यह था आज का इतिहास पाठ। नमस्ते।